हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग जो है प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि अगर जो हमने एफिशिएंसी और लोड के बीच में कर्व ड्रॉ किया था, तो हमने ये देखा था कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर अकर्स एट द लोड पॉइंट वेयर वेरिएबल कॉपर लॉस इज इक्वल टू द फिक्स्ड कोर लॉस पीआई। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर हम लोड और एफिशिएंसी के बीच में कर्व ड्रॉ करेंगे तो कर्व हमारा इस तरह आ रहा था, और फिर ये यानी एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद, ठीक है, एफिशिएंसी फिर डाउन होने लगी थी। और ये जो मैक्सिमम पॉइंट था ये हमारा क्या था, ये वो पॉइंट था जिस पे कॉपर लॉस फिक्स्ड कोर लॉस पीआई के बराबर था। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि हमें मालूम है कि पीआई क्या होता है। पीआई ये होता है, पीआई इज इक्वल टू कितना होता है, I2 स्क्वायर Re2। ठीक है, वेयर Re2 इज द रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी। ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम लोड करंट निकालेंगे कि द लोड करंट एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर इज, द लोड करंट एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है, अकर्स, तो लोड करंट कितना आ जाएगा हमारा, आई एम इजगल टू हो जाएगा, आई एम इजगल टू I2 फुल लोड पे, ठीक, अंडर रूड पी आई अपॉन I2 स्क्वायर। I2FL क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग करंट एट फुल लोड, इनटू Re2। ये हो जाएगा। तो ये इसको जब आप बाहर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, I2FL अंडर रूड पी आई, और ये क्या हो गया आपका, ये आपका कोर लॉस हो गया, तो आप लिख सकते हैं PCFL। तो ये एक्सप्रेशन आएगा हमारा लोड करेंट का। ठीक, अब इसमें क्या है कि देखिए ये जो इक्वेशंस है हमारी, ये वाली और ये वाली, इनको अगर आप कंसीडर करेंगे तो इससे ये चीज़ निकल के आती है कि दिस इक्वेशन से हमने कहा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 predict the shape of the efficiency curves under various load and power factor condition। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इन दोनों इक्वेशन से हम अगर लोड और एफिशिएंसी का कर्व ड्रॉ करें तो हम उसके शेप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इक्वेशन 2 में सिंपली देखिए ये चीज़ क्लियर है कि रिगार्डलेस ऑफ द पावर फैक्टर ऑफ द लोड मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर्स एट द सेम लोड वैल्यू आई एम। ठीक है, क्लियर। तो इसमें अब वो कह रहा है कि पावर फैक्टर से मतलब नहीं है, आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तब एग्जिस्ट करेगी जब लोड करंट ये मैक्सिमम होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, द मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर एनी पावर फैक्टर अकर्स एट द सेम लोड एंड द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी अकर्स एट यूनिटी पावर फैक्टर। तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, कह रहा है द मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर एनी पावर फैक्टर। अगर मान लीजिए आपने पावर फैक्टर को कांस्टेंट कर दिया तो मैक्सिमम एफिशिएंसी हमको उस लोड पे मिलेगी। द मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर एनी पावर फैक्टर अकर्स एट द सेम लोड एंड द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी अकर्स एट यूनिटी पावर फैक्टर। यानी कि इसको अगर हम जैसे देखिए आपको कर्व से ग्राफ ड्रॉ करके बताएंगे तो आपको ज़्यादा इजी समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए हम डिफरेंट पावर फैक्टर के लिए और डिफरेंट जो है उसके लिए हम कर्व ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए आपका वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, अब इस पे हम क्या करेंगे, ये वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, मान लीजिए एफिशिएंसी, ये क्या हो गया एफिशिएंसी। ये सपोज कीजिए हमने कहा 0.25, 0.5, फिर हमने कहा ये हो गया आपका 0.75, और ये हमने लास्ट में लिख दिया 1.00। क्लियर। अब इसमें क्या होगा कि देखिए इसमें जब हम पावर फैक्टर हमारा जैसे जैसे कम होता जाएगा एफिशिएंसी कम होती जाएगी। मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए हमने कहा कि पहला कर्व हमने ड्रॉ किया,
गलत हो गया ये, ठीक है। पहला कर्व हमने ड्रॉ किया, सपोज कीजिए इस तरह आया, ये हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक। तो हालांकि इसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को तो हमें यहाँ 1 पे दिखाना चाहिए था, लेकिन यह है कि मान लीजिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गई, या इसी इसी डेटा को हम लोग चेंज कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको ही हम नीचे ले आते हैं, इस एक्सेस वैल्यूज़ को, ठीक है। सपोज कीजिए ये 1.00 हो गया, ये फिर हमने कहा यहाँ से 0.75 हो गया, फिर हमने कहा यहाँ, इसीलिए मैं इसको अलग निशान ला, ये 0.50 हो गया, और ये हमारा 0.25 हो गया, और ये 0 हो गया, ठीक। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी जो हमारी मिल रही है वो यहाँ पे मिल रही है, और हमने कहा दिस इज, इसको हम इंडिकेट करेंगे ईटा मैक्स, क्योंकि ईटा से हम एफिशिएंसी दिखा रहा है। अब मान लीजिए इस कर्व के लिए पावर फैक्टर क्या है हमारा, cos phi 2 इक्वल टू है हमारा 1.0, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा कि जब हम पावर फैक्टर रिड्यूस करेंगे, सपोज कीजिए आपने कहा कि cos phi हमारा 0.8 है, तो 0.8 है, तो देखिए मैक्सिमम एफिशिएंसी अभी भी इसी पॉइंट पे आएगी, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी ये जो कर्व आएगा ये आपका इस तरह आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा cos phi 2 इक्वल टू 0.8। फिर आप पावर फैक्टर वैल्यू और कम करेंगे तो आपका ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा cos phi 2 इक्वल टू 0.6, ठीक। फिर मान लीजिए आपने और कम किया तो ये हो गया आपका इस तरह cos phi 2 इक्वल टू 0.5। यानी आप ये देखिए कि जैसे जैसे हम पावर फैक्टर कम कर रहे हैं, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू है वो कम होती जा रही है। तो यही आपका कह सकते हैं एफिशिएंसी कर्व हो गया फॉर ए ट्रांसफार्मर, फॉर ए ट्रांसफार्मर, ठीक है। और ये आपको क्लियरली ये जो कर्व क्या शो कर रहा है, आप इसको ले सकते हैं इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन एफिशिएंसी, ठीक है। तो कर्व आप ड्रॉ करके इसको एक्सप्लो करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, क्लियर करेंगे, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एफिशिएंसी कर्व फॉर ए ट्रांसफार्मर। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी को हम किस तरह से या कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पर यूनिट ट्रांसफार्मर वैल्यूज, ठीक है ना, पर यूनिट ट्रांसफार्मर वैल्यूज। पर यूनिट ट्रांसफार्मर वैल्यूज क्या होती है कि हमें मालूम है कि अगर दो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है तो उसमें प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है। जैसे प्राइमरी वोल्टेज हमने दिखाया से सपोज कीजिए V1B हो गया, सेकेंडरी वोल्टेज V2B हो गया, रेटेड वोल्ट एम्पियर SB हो गया, ठीक है। प्राइमरी रेटेड वोल्ट एम्पियर इज इक्वल टू सेकेंडरी रेटेड वोल्ट एम्पियर होता है, यानी ये VA/B हो गया, ठीक है। प्राइमरी बेस करंट आप निकाल लेंगे, I1B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, SB अपॉन V1B हो जाएगा। फिर सेकेंडरी बेस करंट हो जाएगा I2B इज इक्वल टू SB अपॉन V2B हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी बेस इम्पिडेंस निकालेंगे तो Z1B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1B अपॉन I1B, ठीक। और Z2B निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका V2B अपॉन I2B, ठीक। तो इसमें अगर हम ये बात करें कि रिलेशनशिप बिटवीन बेस क्वांटिटीज़, ठीक है, अब बेस क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप बिटवीन
बेस क्वांटिटीज। ठीक, तो हमें मालूम है कि कन्वेंशनली हम लोग क्या लेते आए हैं, V1B अपॉन V2B इज इक्वल टू क्या हम लेते आए A। ठीक, तो इसलिए I1B अपॉन I2B क्या हो जाएगा, 1 अपॉन A। उल्टा हो जाएगा ना, वोल्टेज जो है और करंट में 1 अपॉन का वो होता है। अब अगर हम इम्पिडेंस को लिखेंगे तो हमें मालूम है Z1B अपॉन Z2B इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, V1B अपॉन V2B इंटू I1 नीचे आ जाएगा, I2B अपॉन I1B। तो ये हो गया A और ये हो गया A, तो एक तरह से ये A इंटू A स्क्वायर आ गया, यानी Z1B इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू Z2B। ठीक है, तो अब इसमें जो बात आती है कि ये देखिए इसमें क्या है, Z1B जो आपने लिखा है इज इक्वल टू, तो ऐसे ही अगर आप रिफर टू प्राइमरी करेंगे तो Z1E इज इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर Z2E। ये सब चीज़ें आप लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब पर यूनिट इक्विवेलेंट प्राइमरी इम्पिडेंस कैसे आएगा, पर यूनिट जो हमारा टॉपिक है, पर यूनिट इक्विवेलेंट, ठीक है, प्राइमरी इम्पिडेंस ये आएगा हमारा Z1E लिखा हमने और ये हमने आगे लिख दिया पर यूनिट PU, ये इज इक्वल टू हो जाएगा Z1E डिवाइडेड बाई Z1B। तो जब ये आप ये डिवाइड कर देंगे, वैल्यूज रख दीजिए, Z1E कितना हो गया, ये आपने लिखा Z1E और Z1B हो गया आपका A स्क्वायर Z2B। ठीक, तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं Z1E अपॉन A स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, Z2E डिवाइडेड बाई Z2B। ठीक, तो इस जब देखिए आपने इम्पिडेंस से डिवाइड कर दिया तो ये एक तरह से हो गया Z2E पर यूनिट, यानी अगर इसको हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करें पर यूनिट को तो सिंपली आप ये कह सकते हैं द पर यूनिट इक्विवेलेंट इम्पिडेंस ऑफ ए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज द सेम वेदर रिफर टू प्राइमरी और सेकेंडरी। यानी पर देखिए ये आपने Z1E निकाला था तो फाइनली ये Z1E पर यूनिट बराबर क्या आ गया, Z2E पर यूनिट। यानी अगर हम पर यूनिट इक्विवेलेंट इम्पिडेंस निकालेंगे तो हम चाहे रिफर टू सेकेंडरी करें चाहे रिफर टू प्राइमरी करें वो सेम आएगा। ठीक, वन मोर पॉइंट इज दैट कि सॉरी, द पर यूनिट इम्पिडेंस रिफर टू आइदर साइड ऑफ ए थ्री फेज ट्रांसफार्मर is the same irrespective of the three phase connections whether they are delta delta star star delta star star delta। तो देखिए ये तो सिंगल फेज के लिए उन्होंने बता दिया कि आप रिफर कीजिए प्राइमरी को चाहे रिफर कीजिए सेकेंडरी को, पर यूनिट जो इक्विवेलेंट इम्पिडेंस आएगा वो सेम आएगा। ये तो था सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए। ऐसे ही उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने थ्री फेज ट्रांसफार्मर के लिए बोला है कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर के लिए अगर हम पर यूनिट इम्पिडेंस निकालेंगे रिफर टू आइदर साइड ऑफ ए थ्री फेज ट्रांसफार्मर, अगर इसका हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर का भी पर यूनिट इम्पिडेंस निकालेंगे, चाहे हम उसको इम्पिडेंस, ठीक है, निकालेंगे चाहे उसको हम किधर भी रिफर करें, ठीक है, रिफर टू आइदर साइड। ठीक है, तो जो पर यूनिट इम्पिडेंस आएगा वो किसी भी साइड आप रिफर करोगे सेम आएगा। उसको इससे मतलब नहीं है कि जो थ्री फेज का कनेक्शन है वो स्टार स्टार है या स्टार डेल्टा है या डेल्टा स्टार है और या डेल्टा डेल्टा है, उसको इससे मतलब नहीं होगा, डेल्टा डेल्टा है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर के लिए भी आप किसी भी साइड आप रिफर करोगे तो पर यूनिट इक्विवेलेंट इम्पिडेंस
सेम आएगा। जैसे कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में चाहे हम रिफ़र करें प्राइमरी साइड में चाहे सेकेंडरी साइड में, पर यूनिट इम्पीडेंस जो है वो सेम आएगा। तो यही चीज़ होती है पर यूनिट पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसफार्मर। चाहे आप इम्पीडेंस की बात करिए, चाहे आप रिएक्टेंस की बात करिए, चाहे आप लीकेज रिएक्टेंस की बात कीजिए, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको हमने क्लियर कर दी। अब इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई टॉपिक छूट गया है, उस पर आप चाहते हैं वीडियो, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके उसको मेंशन कीजिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको किसी भी नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।